सो लास्ट हमने बेसिकली डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, अप्लाइड टू ओपन सिस्टम्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे एंड कुछ जो स्पेशल केसेस थे लाइक टरबाइन, कंप्रेशर्स, पंप, है ना, ये सब चीजें, बॉयलर्स, कंडेंसर, ये सब चीजें हमने डिस्कस भी की थी। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उसी में कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, फिर देन वी विल डिस्कस द अनस्टडी प्रोसेस। ठीक है, अनस्टडी जो हमारा बेसिकली प्रोसेस होगा, क्योंकि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या है, आपका स्टडी नेचर जो है ना फ्लो का, वो मेंटेन्ड है, मतलब प्रॉपर्टीज क्या होंगे, वेरी नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, प्रॉपर्टीज में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, बट इन केस ऑफ अनस्टडी देयर विल बी सम चेंजेस। ठीक है, वो चीज हमें डिस्कस करनी, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है कि अगर गेट में आए, बट हमें तो कंप्लीट करना है सिलेबस, तो वो पार्ट को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। मतलब एक बार जस्ट 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया अभी तक, वो भी बहुत सिंपल सा, बट एक बार अगर आपको उसका अप्रोच क्लियर होगा तो फिर देन इन केस कोई भी न्यूमेरिकल आता है, चाहे वो कन्वेंशनल में आए चाहे सिंपल ऑब्जेक्टिव में आए, वो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, बस ये कि मेन चीज आप एनर्जी इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करते हो इन केस ऑफ अनस्टडी केसेस, अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, वो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा तो आप न्यूमेरिकल्स इजिली कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, एंड हाँ, एक और प्रोसेस हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस में जो हमें डिस्कस करना है वो है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, बेसिक डिस्कशन जो है होगा वो हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी थर्मोडायनामिक रिलेशंस में हम जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब उसका डिटेलिंग वाला पार्ट, बट थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन यहाँ पे भी जरूरी है। ठीक है, तो बट पहले उससे एक दो पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं डिस्कस, है ना। उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक मोस्टली सारे क्वेश्चन हो ही चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
कितना आंसर आ रहा है? डायरेक्ट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे, बट एक चीज है यहाँ पे, आप देखोगे हीट लॉस गिवन है, बट जनरली हमने अजम्पशन में लिखा था कि हीट लॉस नहीं होता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कंडीशंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो होती है हमारी SFEE उसको यूज करेंगे। ठीक है आयुष, 7.214। ठीक है, हाँ करेक्ट, 447.2 मीटर पर सेकंड, इस करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको बताइए, जस्ट उसको अप्लाई करना है। तो मास फ्लो रेट दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसके बारे में कुछ बोला नहीं, इट मींस वो हॉरिजॉन्टली ही होगा, मतलब उसको हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बाकी वर्क ट्रांसफर के बारे में सच कुछ मेंशन है नहीं, ऑब्वियस सी बात है वो जीरो होगा ही। हीट ट्रांसफर दिया, बट हीट ट्रांसफर का जो वैल्यू रखोगे आप, इट इज व्हाट -5 किलोवाट, क्योंकि वो लॉस हो रहा है तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना है बेसिकली। एंड मास फ्लो रेट आपको दिया है 0.1 kg पर सेकंड, ये सब दिया है, तो डायरेक्टली यूज करोगे तो C1। अच्छा, एक और चीज दिया कि अज्यूमिंग द नेग्लिजिबल वेलोसिटी एट इनलेट, मतलब हमें C1 को भी कंसीडर नहीं करने की जरूरत है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्टली C2 निकाल सकते हो। 447.213 और 4 मीटर पर सेकंड, ये आ रहा है। हाँ सिद्धार्थ, यस करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो आपको बस देखो एक चीज है इसमें, जो मिस्टेक होगा वो यही हो सकता है कि आप यूनिट मिस्टेक करो। ठीक है, वो एक पॉसिबिलिटी है। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जब आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें से जो रेलेवेंट डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करते हो सबसे पहले जो गिवन आपको डाटा गिवन है, ठीक है, वो आप पहले गिवन वाली चीज को एक साथ लिख लो, फिर देन आप इक्वेशन लगाओ एंड डायरेक्ट उस गिवन जो आपने डाटा एक साथ लिखा है उसको यूज करो। ठीक है, तो होता है कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ तो लिया, बट उसमें से ऐसा होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, मतलब आपको आता है फिर भी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी पढ़ते वक्त क्वेश्चन, उसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत करो, वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आई थिंक बाकी प्रीवियसली हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो चीज भी ठीक है। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे एंड होता है। इसमें एक और चीज है थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो हमें डिस्कस करना है। तो आप लोगों को पता ही होगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, किसका बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस? थ्रॉटलिंग प्रोसेस किसको बोला जाता है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस बताओ। किसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग? थ्रॉटलिंग तो बहुत बेसिक टर्म है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने डिस्कस किया ही होगा। एंथैल्पी कांस्टेंट, हाँ एग्जैक्टली, एंथैल्पी इज कांस्टेंट। ठीक है, एंथैल्पी इज कांस्टेंट। अब देखो ये तो बहुत बेसिक सी बात होगी जब हमने बोला कि एंथैल्पी इज कांस्टेंट। एंथैल्पी इज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब अच्छा एंथैल्पी का मतलब है, लेट्स सपोज फर्स्ट H1 एंड H2 कोई प्रोसेस हुआ होगा, उसमें एंथैल्पी बराबर है, तभी आप बोले एंथैल्पी कांस्टेंट है। तो एंथैल्पी इज बेसिकली व्हाट, द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द फ्लो वर्क, है ना। तो U1 एंड दिस इज द फ्लो वर्क, U2 प्लस this is the flow work,
फॉर द सेकंड कंडीशन। ठीक है, ये चीज। तो ये तो एक बेसिक मीनिंग हो गया कि आपने बोला एंथैल्पी कांस्टेंट है, एंड एंथैल्पी कांस्टेंट बेसिकली कंटेन्स व्हाट, कि इंटरनल एनर्जी प्लस द फ्लो वर्क। ठीक है, ये एक बेसिक चीज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात ये है कि लेट्स सपोज इफ इन अ केस ड्यूरिंग अ प्रोसेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, if internal energy decreases, what will happen, the flow work will automatically get increase। ठीक है, मतलब ये इन दोनों का समेशन कांस्टेंट होना चाहिए। दो चीजें, एक आपका ये दिस वन, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इन दोनों का समेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है ऑटोमेटिकली दूसरी विल, जो दूसरी पार्ट होगा वो इंक्रीज करेगा। मतलब इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज करती है तो ऑब्वियसली बात है फ्लो वर्क को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी वैल्यू कांस्टेंट होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपका इंक्रीज कर जाए इंटरनल एनर्जी और ये डिक्रीज कर जाए, तो सो दैट वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज है। लेट्स सपोज इसका मैं अगर बात करूं, ये 2 है, इसका वैल्यू 3 है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, लेट्स सपोज ये 3 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये 2 होगा फिर, है ना। तो एक बेसिक सी चीज ये इतना आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात आती है कि चलो ठीक है, एंथैल्पी आपने कांस्टेंट बोला, बट इसको हम थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या है कि लेट्स सपोज ये फ्लो जा रहा है आपका। एक्चुअली में थ्रॉटलिंग क्या होता है, जब आप किसी फ्लो को ना रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आपका फ्लो यहाँ से जा रहा है, लेट सपोज आपने ना एक पैसेज है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन आपने क्रिएट कर दिए फ्लो के लिए। ठीक है, मतलब ये कुछ एक आपने बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, जिससे फ्लो क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पा रहा है। मतलब एक रेस्ट्रिक्शंस आ गए, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है बेसिकली, जिससे फ्लो पास नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी वजह से थ्रॉटलिंग फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। एंड अगर आप थ्रॉटलिंग की बात करोगे, तो एग्जांपल या एप्लीकेशन की हम बात करें तो कैपिलरी ट्यूब्स होता है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में हम यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, वहां पे बेसिकली इसका यूज होता है। बट एक्चुअल में अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है, फ्लो रिस्ट्रिक्टेड, जो ऐसा फ्लो जो रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, मतलब आपका एक फ्लो जा रहा है, लेट सपोज मतलब सर्कुलर पाइप है, बीच में ना आपने एक प्लेट ऐसी यूज करेगी जिसमें ना बहुत ऐसा छोटा सा होल है। ठीक है, मतलब आपका ये कंप्लीट यहाँ पे पूरा ये था, फ्लो जा रहा है यहाँ पे, और सडनली आपने बीच में एक प्लेट ऐसी इंसर्ट करेगी यहाँ पे कुछ इरेगुलर शेप का होल है, तो आपका फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ गए बिकॉज ऑफ दिस प्लेट। तो कुछ एक ऐसा चीज आपने लगाया जिससे फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, फ्लो में रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, वो चीज। तो ये जो हो रहा है बेसिकली, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि एंथैल्पी कांस्टेंट। बट एंथैल्पी कांस्टेंट ये चीज आई कहां से? पहले तो आप देखो फ्लो वाली चीज है, तो आप ये बोल सकते हो कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक बार लगा के देखते हैं कि एक्चुअली है क्या यहाँ पे खाली। अगर आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हो तो आपको ये चीज तो पता है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक एंथैल्पी होगा कुछ ना कुछ, प्लस आपका यहाँ पे हो गया काइनेटिक एनर्जी, प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, प्लस द हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो सिमिलर वे में आप H2C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 प्लस इफ देयर इज एनी वर्क ट्रांसफर। तो ये अपने पास स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। ठीक है, अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, इस पार्ट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यार एंथैल्पी H1S2, ठीक है, अच्छा लेट सपोज मैं मान रहा हूँ कि कोई चेंज नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ कि यार इनका जो चेंज है ना, इनको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे हम assumptions लिखते हैं पहले कि इसको हम कैसे यूज करें, क्योंकि एंथैल्पी का कांस्टेंट आने का मतलब कि बाकी टर्म का कोई रेलेवेंस नहीं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो आप बोल रहे हैं एंथैल्पी कांस्टेंट ना, इट मींस बाकी टर्म्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। बट अगर उसका रेलेवेंस नहीं है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। मतलब आप देखोगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊंगा तो एंथैल्पी इक्वल आएगा, तभी मैं बोलूंगा कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है। बट आप ये भी तो सोचो बाकी टर्म्स का क्या हुआ। सिंपली ये बोल देना कि नहीं है वो उससे काम नहीं चलेगा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बाकी चीजों का क्यों नहीं रेलेवेंस है यहाँ पे, क्यों नहीं हम उनको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं assumptions की अगर बात करूं यहाँ पे, तो assumptions फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक assumption था, बहुत इजीली बोल सकते हो कि देयर विल नॉट बी एनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज। दूसरा लेट सपोज हम बोल रहे हैं कि हीट ट्रांसफर जीरो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, चलो हीट ट्रांसफर इज जीरो। ठीक है, एंड ऑल्सो द वर्क ट्रांसफर इज जीरो, बिकॉज यहाँ से कोई वर्क ट्रांसफर हमें चाहिए भी नहीं, और ना ही कुछ ऐसा सिस्टम आपने लगाए जिससे कुछ वर्क एक्सट्रैक्ट कर पाओ सिस्टम से। ठीक है, ये चीज। बट क्या कभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल हो सकता है? हाँ सत्य मोर और लेस ऐसा बोल सकते हो। ऑरिफिस में तो बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर होल होता है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो बेसिकली इररेगुलर, कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्टेड है चीज जिससे वो फ्लो पास कर रहा है। बट एक चीज सोचो, क्या कभी काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो सकता है क्या यहाँ पे? क्या ये पॉसिबल है कभी कि यहाँ से जो एनर्जी फ्लो गया उतने सेम वेलोसिटी से निकल गया? कभी ऐसा पॉसिबल है? लेट्स सपोज दिस इज योर इनलेट पार्ट, दिस इज योर आउटलेट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे बीच में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिससे वो फ्लो पास करते हुए जा रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है मास फ्लो रेट वो तो सेम रहेगा ही रहेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ का वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी सेम हो? ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट तो फिर कहाँ गए वो टर्म? एंथैल्पी आप तो इक्वल बोल रहे हो कि एंथैल्पी इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स गए कहाँ? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स गए कहाँ? लेकिन क्वेश्चन ये, एंथैल्पी इक्वल इट मींस काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स को आपने कंसीडर नहीं किया है, तभी आप बोल रहे हो एंथैल्पी इक्वल। देखो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से एंटर करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी एग्जिट भी करेगा। और दूसरी बात, अच्छा एक जो क्वेश्चन आता है, आपने देखो अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ड्यूरिंग अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस वेलोसिटी विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम अप्लाई करें तो हमें बेसिकली अभी मैं डेफिनेशन भी लिखेंगे इसमें कि जब फ्लो आपका एक ऐसी जगह से पास हो रहा है जहां पे रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस है मतलब डेफिनेटली एरिया जिससे वो फ्लो करते हुए जा रहा होगा, एरिया ऑफ फ्लो वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज करेगा? कभी का वेलोसिटी तो इंक्रीज ही करेगा सो दैट आपका मास फ्लो रेट सेम रहे। मास फ्लो रेट तो सेम ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि मास फ्लो रेट आपका डिक्रीज कर रहा है। मास फ्लो रेट जिस मास फ्लो रेट से वो एंटर कर रहा है उसी मास फ्लो रेट से वो एग्जिट भी करेगा। बट अगर कहीं 1 से 2 के बीच में रिस्ट्रिक्शंस हैं तो डेफिनेटली वेलोसिटी विल इंक्रीज। एंड ये होने वाला है थ्रॉटलिंग के केस में, आपको कहीं ना कहीं वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। अब वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, अंदर एंटर कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो सर्टेन वेलोसिटी होगी। बट फिर भी आपने वेलोसिटीज के टर्म्स लिखे नहीं है। एक्चुअली रीजन ये है, देखो एक्चुअली रीजन वाला पार्ट जो है वो ये है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी लेट्स सपोज को मैं बोल रहा हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू H1। समझ रहे हो? इस बात का मीनिंग समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू H1, मतलब ये टर्म काफी कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज उसको आप जीरो बोल ही नहीं सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है इसको जीरो बोलना। यार जब आपका फ्लो हो रहा है तो कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ तो एंटर करेगा ना सिस्टम में, कॉमन सेंस वाली बात है। एंड अगर 1 से 2 के बीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो डेफिनेटली वेलोसिटी विल इंक्रीज, तो वो चीज होती है, ठीक है। तो सेम वही चीज है कि काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू H2 H1 या H, हाँ इसको 1 ही लिख लो, ठीक, हम 1 लिखकर चल रहे हैं तो डायग्राम में तो 1 ही लिख लेते हैं ये चीज, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाती है, डायरेक्टली एंथैल्पी हम इक्वल बोल रहे हो वो अलग चीज है, बट ये समझना है कि एंथैल्पी इज इक्वल विद सम अजम्पशंस। डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि एंथैल्पी इक्वल हो रहा है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की तरफ आप देखोगे तो आपको कभी ऐसा पता ही चलेगा कि एंथैल्पी कैसे इक्वल हो रही है। कुछ तो सर्टेन अजम्पशंस होंगे जिसके बेसिस पे ही हम बोल रहे हैं कि एंथैल्पी इक्वल है ना, तो वो चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ठीक है। तो और दूसरी बात जो मैं भी बोला था कि वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस इट विल इंक्रीज डेफिनेटली, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके लगाए हैं। जिस जो आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है ना वहां पे आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं और उस रेस्ट्रिक्शन से पास होके ही आपका वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस अचीव हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो, वो तो समझ में आता है कि चलो उतना कोई पोजीशंस में चेंज होगा नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोला। वर्क ट्रांसफर होगा नहीं क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं जिससे हम वहां से वर्क एक्सट्रैक्ट करें सिस्टम से, ऐसा कुछ है नहीं। हीट ट्रांसफर, अब हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें, देखो जब भी आप हीट ट्रांसफर बोलते हो तो एक माइंड में आपको चीज होना चाहिए, हीट ट्रांसफर तभी पॉसिबल हो सकता है जब देयर विल बी अ सफिशिएंट टाइम। टाइम अवेलेबिलिटी की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर टाइम अवेलेबिलिटी है तो प्रोसेस में से हीट ट्रांसफर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे
आपका क्या हो, वो इंसुलेटेड हो। लेट्स सपोज इंसुलेटेड है, फिर भी अगर कुछ ना कुछ हीट लॉसेस तो होते ही हैं, फिर भी ऐसा थोड़ा ना कि इंसुलेशन, परफेक्ट इंसुलेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ तो हीट लॉसेस होते ही हैं, बट हीट लॉसेस हम इसलिए भी नहीं कंसीडर करते बिकॉज जो हमारे प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही रैपिड होता है। अब बहुत ही रैपिड है तो कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, प्रोसेस बहुत स्लो मैनर में मूव कर रहा है, बहुत स्लो मैनर में आपका प्रोसेस हो रहा है, तो चांसेस है, टाइम अवेलेबिलिटी है हीट ट्रांसफर होने के लिए। हीट ट्रांसफर तभी हो पाएगा जब प्रोसेस आपका स्लो होगा। अब प्रोसेस आपका बहुत फास्ट है तो टाइम तो चाहिए ना हीट को बाहर फ्लो करने के लिए सिस्टम से, ऐसा तो होगा नहीं। आप अच्छा वही चीज है, आप देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास कोई हीटेड पैन है, आप जिसमें भी वाटर गर्म कर रहे हो, तो आप जस्ट टच करो, हाथ रिमूव कर दो, तो आपको उतना हीट फील होगा नहीं। बट अगर आप हाथ लगा के रखो 2-1 मिनट तक या इवन 10-30 सेकंड तक लगा के रखो तो आपको फील हो जाएगा हीट। कॉमन सेंस है ना। तो ये तो चीज आपने जस्ट टच करा और रिमूव कर दिया, आपको उतना फील नहीं होने वाला। मैं वही बोल रहा हूँ बात, सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, सेम लॉजिक कि प्रोसेस में अगर टाइम अवेलेबिलिटी, मतलब टाइम जो लग रहा है प्रोसेस में, अगर बहुत फास्टली हो रही हो, प्रोसेस बहुत रैपिडली हो रही है, तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर जो होगा ना बहुत कम होगा, या फिर हम उसको नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन से हीट ट्रांसफर भी कंसिडर कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं देखो, फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली क्या होगा, टेम्परेचर कैन इंक्रीज। आप जो बोल रहे हो फ्रिक्शन, देखो जब आपका इस रेस्ट्रिक्शन से पास हो रहा है, देयर विल बी सम फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होने के चांसेस होंगे डेफिनेटली। थ्रॉटलिंग आप जब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक रिलेशन में, आपको ये पता होगा कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस बेसिकली काई के यूज होती है टू डिक्रीज द टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर डिक्रीमेंट के लिए हम यूज करते हैं। बट जब आप थ्रॉटलिंग प्रोसेस को एनालाइज करते हो तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन चांसेस हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, बट उसका टेम्परेचर का इंक्रीज होना कितना इंक्रीज है वो हमें देखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू फ्लो वर्क, क्योंकि फ्लो वर्क आपका डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तो फ्लो वर्क डिक्रीज होगा। तो वो रिलेटिव चीज है, वो हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में हीट थ्रॉटलिंग प्रोसेस से हमें कूलिंग इफेक्ट, जो टेम्परेचर डिक्रीज हम चाहते हैं वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो चीज होती है। तो फ्रिक्शन वाला जो आपने पॉइंट बोला बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ पॉसिबल है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हम टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहते हैं, कूलिंग प्रोसेस अचीव करना चाहते हैं, वो चीज होता है। एंड एक और क्वेश्चन, जैसे अगर थ्रॉटलिंग में आपने बोला एंथैल्पी कांस्टेंट, तो अगर आपने आइडियल गैस फ्लो करवाई यहां से, अगर आपने आइडियल गैस फ्लो कराई तो क्या कभी आपको कूलिंग इफेक्ट अचीव हो पाएगा, यस और नो? अगर आपने आइडियल गैस फ्लो कराई सिस्टम से जहां पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रही है, तो क्या कभी आपको कूलिंग इफेक्ट अचीव हो पाएगा, यस और नो? बताओ। आइडियल गैस को अगर आप आइडियल गैस का थ्रॉटलिंग करा रहे हो, आइडियल गैस का थ्रॉटलिंग कराते हो तो क्या कूलिंग अचीव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? आइडियल गैस ट्रैक्शन रिपल्शन तो छोड़ो, बट पहले बताओ आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में आप ये चीज क्यों भूल जाते हो बार बार? आइडियल गैस के केस में एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इफ एंथैल्पी इज कांस्टेंट इट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइडियल गैस का कभी भी थ्रॉटलिंग करा के आप कूलिंग अचीव कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज एंथैल्पी इज कांस्टेंट। इफ एंथैल्पी इज कांस्टेंट तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, वैसे ये पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक रिलेशंस में। ठीक है, बट जस्ट कॉमन सेंस आप ये चीज आंसर कर सकते हो, जब भी आइडियल गैस है ना तो आप ये चीज हमेशा याद रखो, पहली चीज कि इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी बोथ आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, है ना। इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। if enthalpy is constant temperature is constant, if temperature is constant then enthalpy is constant, सेम चीज। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, है ना। तो एंथैल्पी इज कांस्टेंट, थ्रॉटलिंग प्रोसेस का बोलेंगे मतलब एंथैल्पी इज कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे इसमें एक पॉइंट ये भी लिख लेना, इसको हम ऐसा भी बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस।
ठीक है। आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक जैसे आइसोथर्मल होगा ना, आइसो मतलब सेम, थर्मल रिलेटेड टू टेम्परेचर, आइसो आइसेंथैल्पिक बेसिकली, आइसो प्लस एंथैल्पी आइसेंथैल्पिक बन गया, मतलब एंथैल्पी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस लगाते हुए ये सर्टेन अजम्पशंस है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पॉइंट ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपसे ना थ्रॉटलिंग डिस्कस करेगा कोई, लेट्स सपोज आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे थ्रॉटलिंग डिस्कस किया, आपने बोला सीधे एंथैल्पी कांस्टेंट, एंड आपसे सेकंड चीज यही पूछी है कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखो, आप ये इक्वेशन लिखोगे, देन आपसे पूछा जाएगा कि यार एंथैल्पी कांस्टेंट हुआ कैसे, ये बाकी टर्म्स कैसे कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म्स कैसे कैंसिल आउट हो गए। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट यही बोलते हैं कि एंथैल्पी का चेंज इज जीरो, एंथैल्पी का चेंज जीरो बोलना गलत है यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो बोलो वो समझ में आती है बात, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बोल रहे हो जीरो वो समझ में आती है, बट चेंज इन एंथैल्पी जीरो बोलना वो सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा एक और चीज, आपने ये बोला कि एंथैल्पी इज कांस्टेंट, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन मतलब इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस में एंथैल्पी सेम है, बट इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, थ्रॉटलिंग इज irreversible process, ठीक है, इज एन irreversible process, ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इफ इट इज irreversible, मुझे नहीं पता बिटवीन 1 and 2 हुआ क्या है, इफ इट इज अ irreversible process, अभी हम तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, बट ये चीज आपको याद होना चाहिए कि इट इज irreversible process, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 and 2 के बीच में जो भी कुछ हुआ है मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे 1 का वैल्यू पता है, 2 का वैल्यू पता है, एंड उसके बेसिस में मैंने बोला कि मेरा एंथैल्पी इज कांस्टेंट, बट बिटवीन 1 and 2 क्या हुआ है वी डोंट नो, बट एक्चुअली क्या है, आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस एंथैल्पी इज कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग प्रोसेस 1 से 2 यहाँ पे हुई, ये इनलेट है या आउटलेट है, लेट सपोज यहाँ पे कुछ आपका रेस्ट्रिक्शन था जिससे थ्रॉटलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिला, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका एंथैल्पी कांस्टेंट हो, ये भी हम नहीं बोल सकते गारंटी से, बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या हो रहा है वी डोंट नो, ड्यूरिंग अ प्रोसेस क्या होता है वी डोंट नो, है ना, हम बोल ही नहीं सकते कि हुआ क्या प्रोसेस का, मुझे इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स के बारे में पता है, बीच में क्या है नहीं पता, तो इन केस अगर आपसे कोई पूछता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस द एंथैल्पी इज कांस्टेंट, हम बता ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कुछ भी बताना इम्पॉसिबल है ना, उसका एनालिसिस करना ही पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज याद रखना, जब इरिवर्सिबल बोल दिया इट मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस एंथैल्पी में चेंज, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है चेंज, ऐसा थोड़ा ना कि आपने एंथैल्पी कांस्टेंट बोला, रीजन ये है क्योंकि आपने बोला कि यहाँ पे जो एंथैल्पी है H1 और यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो बराबर है, आपने ये नहीं बोला कि बिटवीन 1 and 2 हो क्या रहा है, या बिटवीन 1 and 2 आपका एंथैल्पी इज कांस्टेंट, इस बात का कोई प्रूफ नहीं। हाँ मुझे पता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वैल्यूज बराबर है, वो बात अलग है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस इज एंथैल्पी इज कांस्टेंट वी कैन नॉट से, कोई गारंटी नहीं इस चीज का, ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में ना थ्रॉटलिंग का एक डेफिनेशन लिख लेना जस्ट, ठीक है, मतलब जो एक्चुअली में हम जो यूज करते हैं डेफिनेशन वो लिखना एक बार इसमें डेफिनेशन, व्हेन अ फ्लूइड पासेस थ्रू, थ्रॉटलिंग का डेफिनेशन लिखना, व्हेन अ फ्लूइड passes through restricted passage, when a fluid passes through restricted passage, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना लाइक पार्शियली ओपन वॉल्व, लाइक पार्शियली ओपन वॉल्व, कॉमा पोरस प्लग, पोरस प्लग, पोरस प्लग, पोरस प्लग, ठीक है, पार्शियली ओपन वॉल्व या पोरस प्लग, पोरस प्लग, ठीक है, ठीक है, देन आगे इसमें लिखना इट इज then during this process, then during this process enthalpy is considered, enthalpy is considered as, enthalpy
एंथैल्पी डज नॉट चेंज, नॉट कंसिडर्ड एज, ऐसा लिखना है एंथैल्पी डज नॉट चेंज, एंथैल्पी डज नॉट चेंज, ठीक है। सो जब फ्लूइड आपका किसी रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास करता है, चाहे वो पार्शियली ओपन वॉल्व हो, चाहे वो पोरस प्लग हो, चाहे कुछ भी हो, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस एंथैल्पी इज व्हाट, एंथैल्पी डज नॉट चेंज, मतलब सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंथैल्पी डज नॉट चेंज, ये चीज होती है, ठीक है। बट क्यों चेंज नहीं हुई, उसके पीछे का ये अजम्पशंस, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी छोटी सी बात है, हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, बट इंटरव्यूज में जरूर पूछा जा सकता है ये सब चीजें, एंड आपको ये पता होना भी चाहिए, ठीक है। सिंपली एंथैल्पी कांस्टेंट, उससे काम चलेगा नहीं कभी, ठीक है। चलो, तो ये लास्ट हमारा ये पार्ट भी हो गया। अच्छा, इसी के बाद नेक्स्ट जो चीज था, हमने आई थिंक शायद ये चीज डिस्कस कर लिया हुआ, क्लोज्ड सिस्टम वर्क एंड ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो वर्क है फॉर द प्रोसेस 1 से 2, या यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोज्ड सिस्टम वर्क, इट इज कंसिडर्ड एज पीडीवी, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज पीडीवी। ठीक है, तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम बट अबाउट द वॉल्यूम एक्सिस, हाँ क्यों नहीं हो सकता आयुष, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल करेक्ट, सही बोल रहे हो, होगा वैल्यू कुछ ना कुछ, बट क्या है, उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम यूज ही नहीं कर रहे, बट इन रियलिटी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही होगा। एंथैल्पी आप लिखोगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज एंथैल्पी के साथ काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म्स आएंगे आएंगे, वो तो होगा ही कंफर्म। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपके सिस्टम में कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है एंड आप बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो इररिलेवेंट बात हो गई, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, उस बात का कोई लॉजिक नहीं है। आप ये बोलते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इसका कहने का मतलब ये है, आप बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी एट initial point and kinetic energy at final point are same, it is wrong। तो इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो, वो हमने रीजन इसलिए तो दिया है ये वाला कि इट इज काइनेटिक एनर्जी एट 1 इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू H1, तो उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया। काइनेटिक एनर्जी 2 नेग्लिजिबल H2 के कंपैरिजन में, तो कंसीडर ही नहीं किया इक्वेशन, अब जब कंसीडर ही नहीं किया तो हटा दिया, बचा H1 H2, ठीक है। तो मोस्टली ये हम लिख देते हैं assumptions में, हो सकता है बहुत लोगों ने बोला भी होगा, बट गलत है ये चीज, ठीक है, ये पार्ट गलत है। वो आप बोल रहे हो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होगी, बट अब उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तभी हमने वो वर्ड डिफाइन किया थ्रॉटलिंग की, एंथैल्पी बराबर। अब वो वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल हो गया, तो उसको एनालिसिस में इंक्लूड भी कर दोगे तो कुछ खास चेंजेस आने वाले नहीं। सिस्टम देखो, जब भी हम सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, हम तो इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि आप जो सिस्टम में डिस्कस कर रहे हो पैरामीटर्स, वही पैरामीटर्स डिस्कस करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिनका रेलेवेंसी ज्यादा है। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हैं वैल्यूज उनकी, बट वो उतना इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं सिस्टम में, तो उनको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है फिर सिस्टम में, ठीक है, तो वाली चीज है। तो क्लोज सिस्टम वर्क, तो वही वाला इसमें हमने पॉइंट, जैसे हमने बोला कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम अबाउट द वॉल्यूम एक्सिस, अबाउट द वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी है कि जब आप ओपन सिस्टम वर्क की बात करते हो, ठीक है, 1 से 2,
ठीक है, तो बट इस केस में क्या है यहाँ पे, जो आप वर्क एरिया लोगे, है ना, जो आप यहाँ पे एरिया कंसिडर करने वाले हो, बट अबाउट द प्रेशर एक्सेस। ठीक है, VDP इंटीग्रेशन VDP with a negative sign, and again की सेम चीज एरिया अंडर about the pressure axis। ठीक है, about the pressure axis। ठीक है, about the pressure axis। ठीक है, अच्छा अब ना एक्चुअली इसमें कुछ ओपन सिस्टम से रिलेटेड जो हमने प्रीवियसली वर्क के फॉर्मूलेस निकाले थे फॉर द क्लोज सिस्टम, सेम हम ओपन सिस्टम के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो वर्क ट्रांसफर इन केस ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है, वर्क ट्रांसफर इन ओपन सिस्टम, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करते हैं, लेट्स सपोज 1 से 2। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे वर्क ट्रांसफर देखोगे इट इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पे वर्क की बात करते हो, वर्क ओपन माइनस VDP, तो माइनस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन करोगे डीपी का क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। फाइनली वर्क आप देखोगे इट विल बी लाइक दिस, माइनस P1V माइनस P2V, इस तरीके से। तो ये हो गया आपको ओपन सिस्टम का वर्क। ठीक है, ये चीज। अब नेगेटिव आप देखना यहाँ पे, वो नेगेटिव आपका वर्क के साथ फॉर्मूले में इंक्लूडेड है। ठीक है, नेगेटिव उसका हम डेरिवेशन देखेंगे जब सेकंड चैप्टर या थर्ड एंट्रोपी या टीडीएस रिलेशन जब पढ़ेंगे तब देखते हैं। बट अभी आप देखोगे नेगेटिव साइन फॉर्मूले में इंक्लूडेड है, आपने जैसा नेगेटिव साइन था वो उसको यूटिलाइज कर दिया। फाइनली आपके पास फॉर्मूला क्या है वर्क का, P1V माइनस P2V। ठीक है, तो P1V माइनस P2V, फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। प्रेशर P2 तो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वर्क जो आने वाला है नेगेटिव आना है ना, नेगेटिव वर्क आएगा। एंड वो ऑब्वियसली बात आपको दिख भी रहा है कि प्रेशर इज इंक्रीजिंग, तो कहीं ना कहीं वो वर्क आपको नेगेटिव दिखेगा। जब वैल्यूज पुट करोगे इसमें तो आपको नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आया इट मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पता चलेगा आपको। जब आप वर्क कैलकुलेशंस करते हो तो नेगेटिव आएगा, तो मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, प्लस आया मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम वाली चीज। तो नेगेटिव साइन को इसका मतलब ये मत समझना ना कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है वो लगा रखा है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मूले में ही इंक्लूडेड है नेगेटिव साइन। वो जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको वो चीज अपना आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। लेट सपोज अगर मैं दूसरी बात करूं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एंड इस केस में आपको पता है जैसे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में हुआ था क्लोज सिस्टम के केस में, है ना, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज बोल सकते हैं कि ओपन सिस्टम जो वर्क होगा यहाँ पे इट इज 0, है ना, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, तो डेफिनेटली ओपन सिस्टम वर्क विल बी 0। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये वाली चीज फॉर्मूला तो आपके पास ये है, तो यहाँ से अगर आपका डीपी 0 होगा तो ओपन सिस्टम वर्क 0 होना है।
ये तो चलो बहुत बेसिक सी बात है, बट जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड वाला केस, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में एक खास बात ये है कि जब हम पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाएंगे, 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है, तो लेट्स सपोज ऐसे, ठीक है। सो दिस इज योर ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम is constant in case of isothermal process because temperature is constant. So product of pressure into volume is constant. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, तो आपको क्या मिलेगा? इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलने वाला है बताओ? डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो ये दिस इज पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल्स टू व्हाट? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से आपको मिल रहा है पीडीवी इक्वल्स टू माइनस वीडीपी। हाँ यस एग्जैक्टली, कहने का मतलब ये है यहाँ से कि द क्लोज्ड सिस्टम वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट? ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है। एंड इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी चीज तो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओपन सिस्टम लो चाहे क्लोज सिस्टम लो, दोनों ही केस में आपका आइसोथर्मल वर्क इज इक्वल, ठीक है। एंड ऑल्सो पीडीवी बराबर माइनस वीडीपी, ये चीज, ठीक है। तो चाहे आप ओपन सिस्टम कंसीडर करो चाहे क्लोज सिस्टम कंसीडर करो, वर्क विल बी इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर जिसको हम आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, ये चीज। तो इसमें अगर आप देखोगे अगेन, ओपन सिस्टम वर्क इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी, ठीक है। तो P इंटू वी की पावर गामा इक्वल्स टू C, ठीक है। वॉल्यूम को वी हैव टू चेंज द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर सो दैट वी कैन इजीली इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन के लिए अगर मुझे चाहिए तो V इक्वल्स टू C बाई P की पावर 1 बाई गामा, ये बचेगा। इसका वैल्यू उठा गए C 1 बाई गामा, ये तो अलग हो जाएगा, बचेगा dP बाई P की पावर 1 बाई गामा, C 1 बाई गामा, ठीक है। एंड ये आपका इंटीग्रेशन होगा P की पावर माइनस 1 बाई गामा dP, ठीक है। इसे इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी P की पावर 1 बाई गामा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में आएगा 1 बाई गामा, ठीक है, 1 से 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम लिया तो इट इज गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। ओ सॉरी, ये उल्टा रिवर्स हो जाएगा, गामा अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ पे इस तरीके से नेगेटिव साइन ऑलरेडी है। C की पावर आपका है यहाँ पे 1 बाय गामा, ठीक है। ये हो जाएगा P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, इस तरीके से। एंड C का वैल्यू रखना है सेम जैसे प्रीवियस क्लोज सिस्टम के केसेस में आपने रखी थी वैल्यू C की, ठीक है। तो इट इज गामा अपॉन गामा माइनस 1, C का मल्टीप्लाई लेट्स सपोज हम इससे कराते हैं तो ये हो जाएगा
सी का वैल्यू P2 V2 की पावर गामा, ये तो सी का वैल्यू है, बट इसका होल पावर क्या है, गामा, 1/गामा, है ना। ये सी का वैल्यू रखा है, सी का वैल्यू रखा है P2 V2 की पावर गामा, बट उसका होल पावर क्या था, 1/गामा, इस तरीके से। इनटू यहाँ पे क्या होगा, P2 की पावर गामा माइनस 1/गामा। सिमिलर वे में सी की जगह हम रखें यहाँ पे P1 V1 की पावर गामा एंड इसका होल 1/गामा इंटू P1 की पावर गामा माइनस 1/गामा। ठीक है, इस तरीके से। नेगेटिव साइन भी एक, ठीक है। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, देखो V2 की पावर गामा 1/गामा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। गामा इंटू 1/गामा कैंसिल आउट, P2 की पावर 1/गामा बचेगा, वो पॉजिटिव का होगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव का -1/गामा है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली कैंसिल आउट। ठीक है, वो चीज आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। एंड और P2, इसको अगर आप लिखोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये लिखोगे ना 1 - 1, है ना। ये लिखने वाले हो, P2 की पावर एक यहाँ से बनने वाली है क्या, 1/गामा, तो ये चीज इसकी पावर से कैंसिल आउट होगी, और सिंपल P2 बचेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इस चीज को लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज, है ना। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्टली P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, करेक्ट। सिंप्लीफाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी, एंड नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, तो इसको नेगेटिव साइन को अगर मैं यूज करूँ, वी कैन राइट P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, ओपन सिस्टम। एंड आपको ये चीज नजर आ रहा होगा कि गामा, ये क्या है ब्रैकेट में, ठीक है, हाँ, क्लोज सिस्टम का वर्क। ठीक है, तो आप ये चीज लिखोगे कि ओपन सिस्टम वर्क इज नथिंग बट द गामा टाइम्स ऑफ क्लोज सिस्टम वर्क। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कम जैकेट भी पहने हैं, हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, तो सेम यही सेम फॉर्मूला ना आपका उसके केस में भी आएगा, पॉलीट्रॉपिक के केस में। ठीक है, सेम चीज आपका पॉलीट्रॉपिक के केस में भी आने वाला है। फिफ्थ अगर हम बात करें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का लॉ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर n, व्हिच इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, नॉट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा। गामा का वैल्यू टोटली अलग है, हर गैस का केस में अलग अलग वैल्यूज होगा। ठीक है ना, कभी भी कंपैरिजन नहीं कर देना कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को रिवर्सिबल एडियाबैटिक के साथ। ठीक है, दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोला है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट जब आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हो, गामा का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा उस गैस की, है ना, कुछ और वैल्यू नहीं हो सकता। एन का वैल्यू तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। बट जब आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलते हो तो एन इज व्हाट, द गामा, एंड गामा इज द ओनली वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द गैस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला बिल्कुल वैसे आएगा, तो उसका डेरिवेशन तो आप अपने एंड से कर ही लेना। ठीक है, कि ओपन सिस्टम वर्क इज नथिंग बट द n टाइम्स ऑफ क्लोज सिस्टम वर्क। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होगा, n इंटू P1 V1
P2V2 डिवाइडेड बाय n-1, है ना, इस तरीके से, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट इसका लिखो अनस्टडी फ्लो प्रोसेस। ठीक है, अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज। तो लेट्स सपोज दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम का अगर हम बाउंड्री ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, सी। तो जब हमने स्टडी फ्लो प्रोसेस पढ़ा था तो वहां पे दो चीज डिस्कस की थी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो चीज डिस्कस किया था। मास कंजर्वेशन बोलने का मतलब है कि ऑब्वियसली बात की मास, टोटल अमाउंट ऑफ मास वो कंजर्व रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व रहेगा। बट जब हम बात करते हैं किसकी, स्टडी फ्लो प्रोसेस की, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि दो जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, जो भी प्रोसेस में पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, वो सब क्या कांस्टेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। एंड जब हमने ये चीज अप्लाई की थी, ये चीज हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन हमने लिखा था m.1 इन लिख लेते हैं, इनलेट माइनस m.exit इक्वल्स टू चेंज इन द मास ऑफ व्हाट, कंट्रोल वॉल्यूम, है ना, ये चीज लिखा था एक। तो हमने दूसरा चीज लिखा था अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन डेल्टा ई ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से ये चीजें लिखी थी। अब देखो यहाँ पे इन चीजों को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये तो यहाँ पे ये चीज आपका है इन वाला पार्ट है, ठीक है, एम इन एनर्जी इन, ई में आपकी जो भी एनर्जी थी हमने कंसीडर करी थी, एंथैल्पी, काइनेटिक, पोटेंशियल, वो सब इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। एंड सिमिलर वे में एग्जिट, ठीक है, इस तरीके से। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये है दूसरी की कुछ आपको हीट ट्रांसफर हो यहाँ पे एंड कुछ बेसिकली वर्क कर रहा हो, कुछ और ये वर्क ट्रांसफर कर रहा हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब देखो, जब आपने बोला अनस्टडी प्रोसेस है ना, तो डेफिनेटली ये चीज अब जीरो नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सेम मास में भी, एनर्जीज में भी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब चेंजेस देखने को मिलेंगे तो देखो, जब मास एंटर कर रहा है तो विद सर्टेन वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एंथैल्पी के साथ एंटर कर रहा है, एंड वही कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी होंगी एग्जिट में। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा कंट्रोल वॉल्यूम के जो जो कंट्रोल वॉल्यूम की जो प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस। देखो, अगर मैं लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करता हूँ, इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 इसको लिख रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे फ्रॉम 1, अच्छा, कंट्रोल वॉल्यूम का इनिशियल कंडीशन, इनिशियल
जो कंडीशन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से, ठीक है, एंड द फाइनल कंडीशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 2 से, ठीक है, इस तरीके से, इनिशियल 1 से एंड फाइनल 2 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m डॉट इन, ठीक है, माइनस m डॉट एग्जिट विल बी इक्वल्स टू, ये तो ठीक है, m डॉट कंट्रोल वॉल्यूम एंड इट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका m2 माइनस m1, ठीक है, इस तरीके से m2 माइनस m1, ठीक, एंड सिमिलर वे में फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2 वी कैन से, अच्छा एनर्जी, तो एनर्जी हमने हीट ट्रांसफर लेट्स सपोज कंसीडर किया, तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने वैसे यहाँ पे नहीं लिखा, इसको लिखना चाहिए वहां पे भी, बेसिकली ये चीज आपका ना, क्योंकि इन जब मैंने यहाँ पे हीट ट्रांसफर बनाया तो मुझे यहाँ पे भी इसको लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखने का मतलब ये चीज इन प्लस ये हीट ट्रांसफर ऐड हो रहा है ना, माइनस एग्जिट प्लस जो ये वर्क ट्रांसफर, क्योंकि एग्जिट जब हो रहा है तो साथ साथ वर्क ट्रांसफर भी एग्जिट हो रहा है, इफ इन केस ऐसा है, अगर नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली बात है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो वही चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे भी, सेम वही चीज है, अच्छा ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी एनर्जीज आ गई वो हम लिख लेते हैं, लेट्स सपोज m डॉट इन, एंथैल्पी आ गया आपका, एंथैल्पी आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये सब प्लस द हीट ट्रांसफर माइनस m एग्जिट S2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस G Z1 तो Z2, ठीक, इस तरीके से इक्वल्स टू M2E, ठीक है, माइनस M1E, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ये चीज, अच्छा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी E की जो ये वाला जो चीज है इसको अगर आप फर्दर लिखोगे तो इट इज नथिंग बट कि M2 के साथ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरनल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, प्लस द पोटेंशियल एनर्जी माइनस M1 इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट 2। अब आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा है एंथैल्पी एंड सिंपली इंटरनल एनर्जी लिख दिया, रीजन बीइंग दैट कि जब आप कंट्रोल वॉल्यूम का एनालिसिस करो देन वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी द फ्लो वर्क, फ्लो वर्क को हम कंसीडर नहीं कर रहे, सिंपली उसका एक इंटरनल एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब आपने ये चीज लिखा ना यहाँ पे हमने U2 U1 लिख दिया, यहाँ पे U1 आएगा ना, फ्लो वर्क नहीं लिखा, उसका सिंपल रीजन ये है, हाँ 2 अच्छा ये 1 एंड 2 का लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ठीक है 1, अब ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ इंटरनल एनर्जी लिखा, फ्लो वर्क नहीं लिखा, बिकॉज जब आप इनिशियल कंडीशन 1 की बात करते हो तो आप एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात कर रहे हो, उस वक्त हम फ्लो वर्क की हम बात ही नहीं कर रहे। सेकंड जब फाइनल कंडीशन स्टेट 2 मतलब कुछ अलग कंडीशन, उस वक्त हम फ्लो कंडीशन की बात ही नहीं कर रहे, फ्लो वर्क की बात नहीं कर रहे, मतलब एक इनिशियल स्टेट है तो उस वक्त आपके कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास होगा, अच्छा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ही हम फ्लो वर्क को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ इंटरनल एनर्जी लिखा,
मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या इंटरनल एनर्जी होने वाला है, उसका किसका बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूम में जो भी अवेलेबल है उसका क्या इंटरनल एनर्जी होने वाला है एट द इनिशियल कंडीशन। लेट सपोज कुछ प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस के बाद आपकी जो सिस्टम की कंडीशन हो सकता है कुछ बदली हो, एंड उसके बदलने से सिस्टम की क्या इंटरनल एनर्जी बदली वो U2। बट हम फ्लो वर्क को कंसीडर नहीं करें, बट 1 से 2 के बीच में कुछ ना कुछ तो फ्लो हुआ ही होगा। बट जब हम स्टेट 1 एंड 2 की बात करते हैं उस मोमेंट पे हम कोई फ्लो वर्क नहीं बोल रहे। फ्लो वर्क तो तब होगा ना जब आप प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हो बिटवीन 1 एंड 2। बट मैं यहाँ पे कंडीशंस 1 एंड कंडीशन 2 की बात कर रहा था, इसलिए जस्ट डायरेक्टली हमने क्या लिखा है, इंटरनल एनर्जी, नॉट द फ्लो वर्क। अदरवाइज वहां पे भी हम एंथैल्पी लिख सकते थे, बट इंटरनल एनर्जी हमने लिखा है वो चीज। अब यहाँ पे क्या होता है कुछ, अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में ना क्या है, सबसे पहली चीज तो द चेंज, इसमें एक अजम्पशन हम ये कंसीडर कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अजम्पशंस हर जगह वैलिड ही होंगे, बट अगर हाँ ये जनरल इक्वेशन है, एक तरीके से ये जनरल इक्वेशन है जो आप अप्लाई करोगे, बट यूजुअली आपको ये चीज देखने को मिलेगा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज considered as negligible for control volume and fluid streams. एंड फ्लूइड स्ट्रीम्स, तो चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को हमने कंसीडर नहीं किया। अगर ऐसा नहीं करते हैं कंसीडर्ड, तो डायरेक्टली आप एक चीज बोल सकते हो, m इन h इन प्लस हीट ट्रांसफर, एक ये चीज बचा माइनस m एग्जिट, ठीक है, m एग्जिट h एग्जिट प्लस वर्क ट्रांसफर like this, है ना, equals to what, m2 u2 minus m1 u1। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें होंगी। तो ये फाइनली आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम यही इक्वेशन यूज होने वाली है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बेसिकली 100% यही यूज होगा। इतना डिटेलिंग नहीं है पॉसिबल फॉर अ गिवन 1 और 2 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करना। ये क्वेश्चन ऐसा वाला अनस्टडी वाला केस, बहुत मतलब डिटेलिंग वाला क्वेश्चन आपका कन्वेंशनल में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पॉसिबल नहीं। हाँ सत्य, यस एग्जैक्टली। कंट्रोल वॉल्यूम की तो बात कर रहा हूं। कंट्रोल वॉल्यूम का इनिशियली कंडीशन क्या था, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस क्या कंडीशन है। ठीक है, तो जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो एक इनिशियल कंडीशन थी, प्रोसेस खत्म हुआ तब कुछ और कंडीशन हुई। तो इनिशियली कंडीशन कुछ, फाइनल कंडीशन कुछ, तो उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग इंटरनल एनर्जी, फाइनल कंडीशन के करस्पॉन्डिंग इंटरनल एनर्जी, वो चीज। तो ये फाइनली आपकी कंडीशन यूज होती है, एंड 99 के 100% आपका यही इक्वेशन यूज होने वाला है। एक केस अब हम डिस्कस भी करेंगे, जो चार्जिंग ऑफ अ टैंक है। मतलब आपका एक टैंक है, उसको आपने एक गैस पाइपलाइन से कनेक्ट किया, एंड टैंक इनिशियली कंप्लीटली एम्प्टी था। तो जब सिस्टम्स पाइपलाइन से गैस एंटर करेगी सिस्टम के अंदर, मतलब उस कंटेनर टैंक के अंदर, तो टेम्परेचर कितना होगा वो चीज पूछी जाती है। तो वो चीज हम भी निकालेंगे। बट अब एक चीज ये याद रखना, सिंपली अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी के केस में क्या है, सिंपल ये इक्वेशन है, सिंपल ये इक्वेशन है। तो ये जो चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम है क्या, m2 माइनस m1 हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, सिंपल। ठीक है, ठीक है। तो अब लेट सपोज हम एक केस डिस्कस करते हैं इसमें, चार्जिंग ऑफ अ टैंक। ठीक है, ठीक है। तो ये लेट सपोज आपका गैस पाइपलाइन है, यहाँ पे वॉल्व लगा है, एंड ये कंप्लीटली एम्प्टी टैंक है। ठीक है,
दिस इज योर टैंक। अच्छा, इसमें assumptions लिख लेते हैं सबसे पहले तो। इस इनिशियली टैंक इज इनिशियली एम्प्टी। ठीक है, टैंक इनिशियली एम्प्टी मतलब इवैक्यूएटेड है, कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। नो एग्जिट, सिस्टम में कोई एग्जिट भी नहीं। ठीक है, सिंपली जो भी आएगा इसके अंदर ऐसा वो रहने वाला है, सिर्फ इन हो रहा है, एग्जिट भी कुछ नहीं हो रहा है। सिंपली सिस्टम में एग्जिट भी नहीं हो रहा कुछ। टैंक इज इनिशियली एम्प्टी एंड नो एग्जिट, कोई एग्जिट नहीं हो रहा है ना। कंप्लीटली एम्प्टी बोलने का मतलब हाँ वैक्यूम, कंप्लीटली वैक्यूम है, कुछ एंटर नहीं, कुछ है ही नहीं सिस्टम के अंदर, तो कंप्लीटली एम्प्टी है वो चीज। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब आपने ये वॉल्व को ओपन करोगे तो उस गैस पाइप से कुछ चीजें एंटर करेंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है इट इज अनस्टडी फ्लो प्रोसेस। तो अब क्या होता है कि लेट सपोज मुझे अनस्टडी फ्लो प्रोसेस में एनालिसिस करना है, तो डायरेक्टली मेरे पास इक्वेशन ये वाली अवेलेबल है। ठीक है, इन हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर, अच्छा assumptions में ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर हो नहीं रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर इज जीरो। ठीक है, ये सब चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं। अब इन सबको अगर आप अप्लाई करते हो इस वाली इक्वेशन में जो आपने जस्ट अभी लिखी है, ठीक है, इसमें अगर आपने अप्लाई किया इट इज इक्वल्स टू m2 u2 माइनस m1 u1, तो आपको ये चीज पता है डायरेक्टली कि ये चीज हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर जीरो, एग्जिट कुछ हो नहीं रहा तो इट इज जीरो, है ना। और m2 नॉट m2, m1 इज जीरो बिकॉज इनिशियली वो क्या था एम्प्टी, इनिशियली एम्प्टी तो m1 जीरो हुआ। ठीक है, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर कुछ हो नहीं रहा है और एग्जिट कुछ हुआ नहीं सिस्टम से, तो एग्जिट का मतलब क्या, जीरो बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कुछ एग्जिट है नहीं। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लगाओगे तो ये बचता है m इन एग्जिट, सॉरी इन इक्वल्स टू m2 u2। अब कॉमन सेंस वाली बात है, जब कुछ एग्जिट हुआ नहीं तो जितना अंदर आया है वो किसके बराबर होगा, इनके बराबर। m2 मतलब बेसिकली फाइनल कंडीशन, इनिशियली कंडीशन तो इसकी जीरो है, इनिशियली m1 is equals to zero। m1 बोलने का मतलब इनिशियल कंडीशन ऑफ मास, इनिशियल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, इनिशियल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम m1 जीरो, तो इनिशियली जीरो तो वो कैंसिल आउट हो गया। बट जब इनिशियली कुछ था नहीं तो जितना इन हुआ है वही तो उसका फाइनल कंडीशन होगा कंट्रोल वॉल्यूम का, जस्ट सिंपल सी बात है। जब कुछ था नहीं तो फाइनल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जो कि एंटर हुआ है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अगेन ये चीज इससे कैंसिल आउट होगा, है ना। अब ये एंथैल्पीज है बेसिकली, लेट्स सपोज दिस आर द एंथैल्पी, एंथैल्पी व्हाट, सीपीटी फॉर द आइडियल गैसेस, हम इस तरीके से लिखते हैं एंड, ठीक है, ये इन और इंटरनल एनर्जी इट इज रिप्रेजेंटेड व्हाट, सीवीटी। ठीक है, इस तरीके से। तो T2 इज व्हाट, T2 टू कौन सा है, फाइनल कंडीशन ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, है ना। हमेशा याद रखना फर्स्ट जो है इनिशियल कंडीशन होता है कंट्रोल वॉल्यूम का, 1 एंड 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 आपका फाइनल कंडीशन है ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। इन और एग्जिट वो हमने इसलिए 1 एंड 2 नहीं लिखा वहां पे। तो यहां से आपको निकालना पर्पस T2 है, इट इज व्हाट, Cp बाय Cv, Cp बाय Cv, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, T in, ठीक है, इसके बराबर। या सिंपली आप T लिखोगे, T in बेसिकली कौन सा है, जो कि एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बदलेगा नहीं, वो तो सिस्टम है, वहां से एक रिजर्वायर से गैस आ रही है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली होने वाला है आपके पास। एंड Cp बाय Cv इज व्हाट, गामा, है ना। तो अभी तक जो भी आप देखोगे क्वेश्चन जो पूछे गए, जो गेट में पूछा गया,
यही क्वेश्चन बेसिकली पूछा भी रहा, T2 इक्वल्स टू गामा टी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, जो एक बार पूछा था 1 मार्क्स में, वो भी 1 या 2 मार्क्स में, डायरेक्टली ये पूछा था गामा इनटू मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा वहां से, ठीक है। बट अनस्टडी बहुत रेयर चांसेस है, रेयर क्या मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस किया है। हाँ ये चीज आ सकती है, 1-2 बार पूछा हुआ है, तो रिपीटिव क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो चाहे कहीं भी दूसरे एग्जामिनेशन हो, ये रिपीटिव क्वेश्चन है, क्योंकि एक जगह आ रखा वो हर जगह दूसरे एग्जाम में आता रहता है। बट अनस्टडी अपना आप में थोड़ा डिटेलिंग टॉपिक है, उसमें क्या है ना, क्योंकि हाँ वो बात अलग है कि जैसे हमारी फाइनली इक्वेशन ये रिड्यूस हुई, अब इसमें और हम कंडीशन दे दे जिससे बाकी और वैल्यू 0 हो जाए, जैसे ये चार्जिंग वाले टैंक में हुआ, M1 0 हो गया है ना, इनिशियली कुछ था नहीं, एग्जिट कुछ था नहीं, हीट ट्रांसफर नहीं, वर्क ट्रांसफर कुछ नहीं, तो इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है अनस्टडी वाला केस, एंड वह होगा भी, ऑब्जेक्टिव में पॉसिबल ही नहीं है इतना लंबा क्वेश्चन देना, उसमें आपको ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं, कन्वेंशनल में पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, बट गेट ऑब्जेक्टिव में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस बस ध्यान रखना, इसका फाइनल कंक्लूजन वाला पार्ट, इसका फाइनल कंक्लूजन वाला पॉइंट याद रखना, तो जो भी एग्जाम में आएगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। M1 V1 M1 V1 क्या, अच्छा M1 U1 इट इज द एनर्जी, हाँ इनिशियल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, सीपी और सीबी कैसे आया है एक बार, हाँ सत्य देखो, जब आपको ये चीज याद होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हो आप, सीवीटी, और इसका एंथैल्पी का रिप्रेजेंटेशन सीपीटी, मतलब जब मुझे चेंज लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, डीयू, सीवीडी, सीवीडीटी, और डीएच लिख रहा हूं तो इट इज सीपीडीटी, ये चीज है ना। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, ये सब कंप्लीट। नेक्स्ट जो स्टार्ट हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मतलब जो मेन हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन है, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो 40-50% हो चुका है, रिमेनिंग पोर्शन जो सेकंड लॉ है वो छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद एंट्रोपी एंड अवेलेबिलिटी, वो एक 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट बस है, बाकी इन थर्मोडायनामिक रिलेशंस वो बहुत छोटा सा टॉपिक, वो 1 दिन का ही टॉपिक है मैक्स, ठीक है। मतलब मोर देन 50% हो चुका है, क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जो भी अब आप क्वेश्चंस करोगे उसमें आपका ये फर्स्ट लॉ इन्वॉल्व होने वाला है, सेकंड लॉ में तो बस एक जस्ट इंट्रोडक्शन है कि सेकंड लॉ कैसे इंक्लूड करते हैं, क्यों हमें सेकंड लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ी एज कम्पेयर टू फर्स्ट लॉ, क्या उसमें एक्स्ट्रा चीजें जो हम फर्स्ट लॉ में चीजें डिस्कस नहीं करते, वो चीज। तो सेकंड लॉ तो बहुत सिंपल है, बस ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ में क्या बेसिकली डिसएडवांटेज थे, या बेसिकली क्या पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस नहीं होते हैं फर्स्ट लॉ में, वो हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ में, ठीक है, वो पार्ट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे हमारा 50% है, तो 40-50% के आसपास हो गया, तो अनदर 50% आपका हो जाएगा, हाँ 2 हफ्ते मैक्स, ठीक है। बाकी जो थ्योरी ऑफ मशीन वाला पार्ट है वो सैटरडे संडे ही करेंगे, ठीक है, अभी क्योंकि बीच में पॉसिबल नहीं है रात को करना क्लास, तो उसको हम सैटरडे संडे करेंगे, यानी कोशिश करेंगे शायद इस वीकेंड हम उसे खत्म कर, ठीक है। चलो हाँ, PMM1 PMM2 एक साथ डिस्कस करेंगे सूर्य उसको, है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। ओके ओके चलो ठीक।